हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे नाइट स्टडी क्लासेस। मेरा नाम रीता चौधरी है और यहाँ पे मैं आपको एज ए डीएनएस के टीचर के रूप में इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। इट मीन्स कि डे नाइट स्टडी क्लासेस हमारा एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर कि आपको बीएचयू से रिलेटेड जितनी भी अपडेट है, जो भी करंट की अपडेट है, वो सारी मिलेगी इसके लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप बीएचयू से रिलेटेड जितनी भी अपडेट है वो आपको मिलती रहे कंटिन्यूसली, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप हमारे चैनल को, जिसका कि नाम डीएनएस है, मतलब डे नाइट स्टडी क्लासेस इतना बड़ा नाम नहीं है, सिर्फ डीएनएस जो हमारा यूट्यूब का चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें। साथ में आपको कोई भी अपडेट भी लेनी है तो 63 हमारे कोर्सेज के बारे में जानना है तो 63879876 पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर। ओके। और इसके अलावा भी क्या है कि हम बहुत सारे कोर्सेज हम लोग चला रहे हैं, जैसे बीएससी बायोलॉजी का है, मैथ का है, एग्रीकल्चर का है। तो अगर आपको किसी भी कोर्स में एनरोल करना है तो अभी मैं आपको स्टार्टिंग में जो आपने वॉलपेपर देखा है उस पर हमने अपना ऐप दे दिया है, तो उसमें जाके आप एनरोल कर सकते हैं, हमारा कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो आप उसके लिए इस कॉन्टैक्ट नंबर पे 63879876 पे हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने जो एज ए टीचर डीएनएस को ज्वाइन किया है, डे नाइट स्टडी क्लासेस को ज्वाइन किया है। यहाँ पर मैं आपको आज जो बताने आई हूँ वो जूलॉजी के CUCET के जूलॉजी के सिलेबस के बारे में बताने आई हूँ। इसके अलावा मैं अपने बारे में अपने इंट्रोड्यूस कराऊँ तो मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में भी और टीचिंग डिपार्टमेंट में भी। दूसरी चीज़ कि अब हम CUCET के बारे में बताने जा रहे हैं तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि CUCET है क्या। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आपको लग रहा होगा कि एजुकेशन में मैंने क्या किया है, मैं क्या पढ़ाती थी। तो मैं जो पढ़ाती थी वो मेरे सब्जेक्ट क्या थे, केमिस्ट्री, ठीक है, जनरल अवेयरनेस मीन्स करंट अफेयर्स, और तीसरी चीज़ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का मीन्स ये नहीं है कि मैं पर्टिकुलर जूलॉजी को पढ़ाती थी, पर्टिकुलर बॉटनी को, नहीं। बायोलॉजी इटसेल्फ किससे 2 ब्रांच में डिवाइडेड है, सबसे पहले जूलॉजी, दूसरी क्या है, बॉटनी। अब बायोलॉजी का मीन्स क्या है, बायो मीन्स लिविंग, लॉजी का मीन्स स्टडी, मीन्स कि लिविंग बीइंग की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। ठीक है। इसी बायोलॉजी को हम डिवाइड करते हैं जूलॉजी। अब जूलॉजी क्या है, जू का मीन्स एनिमल्स, ठीक है, तो एनिमल की स्टडी को हम जूलॉजी बोलते हैं। एंड बॉटनी, बॉटनी मीन्स कि जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, तो प्लांट्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ाती थी, जूलॉजी भी और क्या, बॉटनी भी। ठीक है। अब सेकंड थिंग आती है CUCET। ठीक है। अभी तक क्या होता था, अगर आपने देखा होगा कि इससे पहले जो भी हमारे बड़े भाई बहन थे या फिर हमारी मदर या फादर, जो भी जिन लोगों ने भी किया है BHU से, मतलब पढ़े हैं, वो लोग क्या करते थे कि BHU से अपना एक एग्ज़ाम देते थे और वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते थे तो उनका एडमिशन जैसे हो जाता था तो वो वहाँ पे पढ़ते थे। ये BHU का ही नहीं, ये JNU ले लो, आप DU ले लो, कोई भी मतलब यूनिवर्सिटी ले लो, उनमें सब में एक ही पैटर्न चलता था कि एवरी यूनिवर्सिटी अपना एक पेपर सेट करती थी हर क्लास के लिए, जैसे MSc BSc के लिए या फिर बायोलॉजी BSc के लिए, सब लोग अपना अपना अलग अलग पेपर सेट करते थे और एक पर्टिकुलर टाइम पे एग्ज़ाम होता था। मानिए कि BSc बायोलॉजी में किसी को लेना है तो एक पर्टिकुलर टाइम पे एग्ज़ाम हुआ, जिन लोगों ने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया वो लोग एडमिशन ले लेते थे BSc बायोलॉजी में। लेकिन अभी सडनली 2021 में क्या हुआ कि एक बॉडी को निर्धारित कर दिया गया इन एग्ज़ाम के लिए कि पर्टिकुलर कोई भी यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम नहीं लेगी। बेटर होगा कि एक संस्था इस चीज़ के लिए रिकॉग्नाइज की जाए, एक संस्था ही इस सारे पेपर को, जैसे कि BSc बायोलॉजी के लिए एक ही जो यूनिट है वो मतलब इसके पेपर को बनाए। मीन्स कि अगर BSc बायोलॉजी का पेपर हो रहा है तो BHU अपना अलग सेट नहीं करेगी, ना ही JNU अपना सेट करेगी, ना ही AMU अपना अलग सेट करेगी। एक अलग से एक बॉडी होगी जो सबके लिए एक कॉमन एग्जाम पेपर बनाएगी। ठीक है, एक कॉमन पेपर बनाएगी जो BHU में भी सेम होगा, जो JNU में भी सेम होगा, जो कि DU में भी सेम होगा, जो कि AMU में भी सेम होगा। ठीक है। अब बात आती है वो कॉमन बॉडी कौन सी निर्धारित की गई। वो कॉमन बॉडी निर्धारित की गई NTA। NTA का मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है। अब इस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने क्या बोला कि हम जो भी हमारे ग्रेजुएट वाले हैं और जो ऐसे जो ग्रेजुएट के लेवल पे है या पोस्ट ग्रेजुएट जो पेपर है, उसके लिए हम लोग एक पेपर इस्टेब्लिश करेंगे एक एग्ज़ाम के थ्रू। उस एग्ज़ाम का नाम इन्होंने क्या रखा, CUCET, जिसका मीन्स है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है।
अब ये इन्होंने बोल दिया कि हम ये टेस्ट के थ्रू, CUCET के थ्रू सारे यूनिवर्सिटी के पेपर को मतलब बनाएंगे। अब लेकिन ये चीज़ जो है कुछ यूनिवर्सिटी ने अभी तक एक्सेप्ट किए, जैसे JNU ने एक्सेप्ट कर लिया कि JNU में अब जो एग्ज़ाम होगा, DU में जो एग्ज़ाम होगा JNU में होगा वो CUCET के थ्रू होगा। BHU से अभी कोई अपडेट नहीं आई, अभी कोई अपडेट नहीं आई कि BHU NTA के थ्रू कराएगा भी एग्ज़ाम कि नहीं कराएगा। जैसे ही आएगी आपको ज़रूर बताएंगे। इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि अगर आप अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को, DNS चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। दूसरी बात अब यहाँ पर ये आती है कि बच्चे CUCET से डर क्यों रहे हैं, ठीक है। एक नॉर्मल एग्ज़ाम देते थे, पहले भी देते थे लेकिन जब पहले देते थे तो वो क्या करते थे कि कुछ चीज़ों की तैयारी कर लेते, जैसे कि जूलॉजी की कर लेते थे, बॉटनी की कर लेते थे, केमिस्ट्री की कर लेते थे और फिजिक्स की कर लेते थे, ठीक है। मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की तैयारी करते थे और एग्ज़ाम दे आते थे, दैट्स इट। लेकिन अब ये जो CUCET आया, इसका इफेक्ट कहाँ हुआ? ऑलरेडी आप बायोलॉजी की तैयारी कर रहे थे, ऑलरेडी आप केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे थे, ऑलरेडी आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे थे। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आई, आपके पास और सब्जेक्ट आ गए, और वो सब्जेक्ट क्या आ गए आपके पास में? एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में क्या आ गया आपका? रीजनिंग आ गई। आपके पास बहुत सारे कॉमन सेंस के क्वेश्चन आ गए, थोड़ा बहुत मैथ इंक्लूड होके आ गया, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जनरल अवेयरनेस और स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक जीके मीन्स जो पहले से चलती आ रही है वो सेम है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। और जैसे ये है, अब जैसे कि स्टैटिक जीके आप ऐसे समझ सकते हैं कि दिल्ली में कौन सी नदी बहती है, तो दिल्ली में यमुना नदी बहती है, वो पहले से ही बह रही है, कुछ उसमें चेंज नहीं हुआ, वो पहले से ही बह रही है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टैटिक जीके में आते हैं, ठीक है, जनरल नॉलेज में आते हैं। और जनरल अवेयरनेस क्या होती है? मीन्स करंट अफेयर्स, जो कि अभी चल रहा है अब। लेकिन इसमें जनरल अवेयरनेस में इतना डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अरे करंट अफेयर्स हम कैसे करेंगे, ये तो बहुत सारे होते हैं। नहीं, ये आपको UPSC का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे, आपको PSC का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे। इसमें जो जनरल अवेयरनेस के, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं जो होल इंडिया को इफेक्ट करते हैं। होल इंडिया को मीन्स कि देखिए अभी अमर जवान ज्योति को शिफ्ट किया गया, कहाँ से? इंडिया गेट से। वो हिस्ट्री का इवेंट था, हिस्टोलॉजिकल इवेंट था कि हमेशा से वो अमर जवान ज्योति वहीं पे रही है। सडनली उसको कहाँ किया गया? दूसरी जगह रिप्लेस किया गया। तो ये क्या है? ये ऐसा वाला घटना है, मिस हैपनिंग है, जो कि सबको इफेक्ट किया, सबको पता चला हर गांव में कि अरे भाई अमर जवान ज्योति को तो वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये तो सरकार ने बहुत गलत किया। कुछ कह रहे ये तो बहुत अच्छा किया, कुछ कह रहे चलो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लग गई, ये तो बहुत अच्छी जगह बात है वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है? ये कॉमन पीपल के भी दिमाग में है कि हाँ भाई ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। एक न्यूज़ वो होती है कि आती और चली जाती है, ठीक है। एक न्यूज़ वो होती है कि सबको पता होता है, जैसे कल लता मंगेशकर मरी, तो वो सबको पता है कि हाँ भाई लता मंगेशकर मरी, सबको मतलब गाँव में भी शहरों में भी। तो इस टाइप की जो न्यूज़ होती हैं ये किस में आती हैं? आपके CUCET में आएंगी, ठीक है। लेकिन अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी BHU ने कंफर्म नहीं किया है कि CUCET के थ्रू वो कराएंगे या नहीं कराएंगे। जब होगा तो आपको ज़रूर अपडेट कराया जाएगा, लेकिन तैयारी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर सडनली BHU ने अनाउंस कर दिया कि हम अपना एग्ज़ाम CUCET के थ्रू कराएंगे, दैट टाइम आप क्या करेंगे? बेटर कि हम पहले से प्रिपेयर हैं ना उस चीज़ के लिए, ठीक है। अभी से तैयारी करेंगे तभी तो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। जब तैयारी ही नहीं करेंगे तो आगे पहुँचेंगे कैसे, ठीक है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, तो ये आप ज़रूर करिएगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे 6387988764 पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे हम लोग आपको अपने कोर्सेज़, अपने PDF, अपने सारे मतलब जितने भी कोर्सेज़ हैं उसको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे हम लोग आपके लिए लाए हैं। तो आप ज्वाइन ज़रूर करिएगा अगर कहीं पर भी दिक्कत आती है। बाकी तो आपके लिए NCERT है ही कि आप NCERT कर सकते हैं, लेकिन हाँ करंट अफेयर्स कैसे आएंगे ये आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा। तो उसके लिए बेटर होगा चाहे आप हमारा चैनल ज्वाइन करें या किसी और का करें, लेकिन करें ज़रूर, ठीक है। अब बात आती है जूलॉजी के सिलेबस की, ठीक है। तो जूलॉजी में जो सिलेबस आएगा इसको कई सारी यूनिट में बांटा गया है। जैसे पहले हम नॉर्मल से कोई सीक्वेंस में मैं यूनिट नहीं लेके चल रही हूँ, मैं ऐसे ही उठा के चल रही हूँ कि हाँ भाई इस यूनिट में ये आएगा, इस यूनिट में ये आएगा। जैसे कि अगर मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करती हूँ
तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो चैप्टर आएंगे, मैं जूलॉजी का सिलेबस बता रही हूँ, बॉटनी का बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जूलॉजी में सबसे पहली यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑलरेडी 7 चैप्टर्स को कवर करेगी। अब वो 7 चैप्टर्स कौन से? नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आप क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम में आप फूड वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। आप ये पढ़ेंगे कि हम जो भी खाते हैं वो कैसे हमारे अंदर, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, ठीक है। बक्कल कैविटी का क्या काम होता है, आपके ओएसोफेगस का क्या काम होता है, आपके इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, वो कैसे वर्क करती है, कौन से एंजाइम्स, कौन से हार्मोन्स, कौन सी ऑर्गन्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम में। दूसरी एक्सक्रीटरी सिस्टम, हम जो भी चीज़ें खाते हैं, ठीक है, उसको अगर अपनी बॉडी में रखे रहेंगे तो क्या होगा? अगर उसको अपनी बॉडी में रखे रहेंगे तो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाएंगे, और जब टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में इकट्ठे हो जाएंगे तो दैट टाइम क्या होगा? दैट टाइम हमारी बॉडी में से हमारी बॉडी क्या होगी? वो कहते हैं ना, ज़्यादा खाओगे तो फट जाओगे इन द सेंस क्या, कि अगर टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में रहेंगे तो हमें उल्टियाँ आएंगी, पेट फूल जाएगा, ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो उसके लिए क्या किया गया कि हम जो भी चीज़ खाएं वो साथ के साथ निकालते भी जाएं। तो ये जो निकलना होता है, जो भी चीज़ हम खाते हैं उसका निकलना, अब चाहे वो पसीने के थ्रू निकले, जैसे पानी पिया तो गर्मी में बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, क्योंकि जो पानी पीते हैं एक तो गर्मी होती है, और जो पानी पीते हैं वो स्वेटिंग के थ्रू, टॉयलेट के थ्रू आउट हो जाता है। ऐसे खाना वगैरह खाया तो वो पॉटी वगैरह के थ्रू निकलेगी। तो ये सारा प्रोसीजर क्या है? ये एक्सक्रीशन में आता है, एक्सक्रीशन में आता है। और ये पूरा जो सिस्टम बना हुआ है एक्सक्रीशन से रिलेटेड, वो क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे भाई? हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, कि हमारा हार्ट किस तरीके से ब्लड पंप करता है, हमारे हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, हमारे हार्ट में कितनी आर्टरी होती है, हमारे हार्ट के किस आर्टरी में, मीस की धमनिया में शुद्ध ब्लड बहता है, किस में अशुद्ध ब्लड बहता है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम में। स्केलेटन सिस्टम में क्या पढ़ेंगे भाई? हमारा जितना भी स्केलेटन है, मीन्स की हमारी जो हड्डियाँ हैं, इनका जो ढांचा है ये कैसे बना है, कहाँ पे कितनी हड्डी है, हाथ में कितनी हड्डी है, पैर में कितनी हड्डी है, सर में कितनी हड्डी है, और साथ में कि ये जितनी भी हड्डियाँ कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कैसे एडजस्ट है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे? आपके स्केलेटन सिस्टम में। अब नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? नर्व के बारे में, ब्रेन के बारे में। अब ब्रेन के बारे में कैसे? जैसे कि मानिए मैं किसी चीज़ को छूती हूँ, अब वो चीज़ गर्म हुई, मैं फटाफट से हाथ हटा लूँगी, तो वो मैंने कैसे हटाया? ऐसे ही थोड़ी ना हटाया, कुछ फील हुआ तभी तो हटाया, मुझे गर्म लगा इसलिए हटाया। अब वो गर्म क्यों लगा, कैसे लगा, क्या इफेक्ट हुआ, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे? नर्वस सिस्टम के बारे में। फिर आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। जिंदा रहने के लिए सबको पता है हमें ऑक्सीजन चाहिए और CO2 निकालना है, ठीक है। अब ऑक्सीजन और CO2 निकाल दी, उसके बीच में जो, ये तो बहुत सिंपल सी थिंग हो गई ना, कि ऑक्सीजन ली और CO2 निकाल दी, लेकिन उसके बीच में जो सारा मामला चला, मतलब जो चक्र आए, जो साइकिल्स चली, वो कैसे चली, वो सारे प्रोसीजर हुआ कैसे, ये सब के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ओके। नेक्स्ट आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? कौन सा हार्मोन कौन सी ग्लैंड से निकलता है, कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में लिटिल बिट में बता देती हूँ। वो ग्लैंड जो कि डक्ट नहीं रखती, ठीक है, जिन ग्रंथियों के पास में कोई भी नली नहीं होती अपने सामान को भेजने के लिए, वो क्या कहलाती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। और यही एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं, ये क्या निकालती हैं? हार्मोन्स निकालती हैं, ठीक है। तो ये सारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में और हार्मोन्स के बारे में, और कौन सा हार्मोन्स हमारी बॉडी को कितना इफेक्ट देता है, कौन सा हार्मोन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या हार्मोन्स के प्रोसीजर होते हैं, ये सारा हम कहाँ पढ़ेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। अब इसमें कैसे कि किस तरीके से ओवरी बनी, किस तरीके से टेस्टिस की रचना है, कैसे ओवरी की रचना है, कैसे मतलब स्पर्म बना, कैसे ओवा बना, और कैसे जाके मतलब कौन सी बीमारी हो सकती है, क्या क्या रहता है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, जो भी मतलब अच्छा मतलब रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा बहुत प्यारी सी यूनिट जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे?
जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जैसे मेंडल्स लॉ वगैरह जो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ ये जो है प्रिंसिपल, मतलब कि किस प्रिंसिपल पे वो काम करते हैं, जो भी लॉज बनते हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे मानिए कि जैसे अभी तक तो आपने मेंडल लॉ वगैरह में जैसे कि उसने एक लाल पौधा लिया, एक सफ़ेद पौधा लिया, फिर कुछ ऐसे कर दिया, मतलब एक पिंक कलर का फ्लावर उसने उगा दिया। मॉलिकुलर इनहेरिटेंस वगैरह ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अब मॉलिकुलर इनहेरिटेंस में मानिए कि अब म्यूटेशन को हम नॉर्मल में बता रही हूँ कि मानो कि एक बहुत समय से कोई भी चीज़ रेड कलर की जो पंछी थे, रेड कलर की आई के पंछी हमारे एरिया में घूम रहे थे, तो वो ऐसे 50-60 साल तक ऐसे ही घूमते रहे, हम भी देख रहे। लेकिन सडनली क्या हुआ कि उनकी एक प्रजाति में ऐसी चेंजेस आए कि वो रेड कलर की जो आई थी वो वाइट कलर की, एक पंछी में वाइट कलर की आइज़ के रूप में हमें दिखाई देने लगा। अब वो वाइट कलर की आइज़ आई कहाँ से? क्या किसी ने उनको अलग तरीके से मतलब ग्राफ्टिंग वगैरह कर दी, या फिर किसी ने कुछ अलग किया? नहीं, किसी ने नहीं किया, वो अपने आप ही ऐसे ही डेवलप हो गए। वो किसके थ्रू? म्यूटेशन के थ्रू। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और कुछ सारी डिजीज़ भी हैं जिसमें कि हम ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। क्या जीन इफेक्ट की वजह से क्या प्रॉब्लम हो जाती है, जीन ओवरलैप कर जाते हैं, तो क्या ये सब चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे? जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। फिर आती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में पहले ही बताया, बायो का मीन्स क्या है? लिविंग, टेक्नोलॉजी टेक्निक, टेक का मतलब टेक्निक, और लॉजी का मीन्स स्टडी, मतलब लिविंग बींग्स पे हम टेक्निक की स्टडी करेंगे, ठीक है। अब लिविंग बींग्स पे कैसे कि इसमें मैं पहले ये बता देती हूँ कि इसमें आएगा क्या? प्रिंसिपल एंड प्रोसेस आएंगे, ठीक है। इसके अलावा एप्लीकेशंस आएंगी, ठीक है। अब जैसे लिविंग बींग्स में क्या, हम एनिमल्स वगैरह के ऊपर देख लेते हैं, जैसे कि क्लोन बनते हैं, ठीक है। क्लोन बने, अब वो क्लोन कैसे बने? ऐसे थोड़ी ना बने, ठीक है। उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आपको ये बताया जाता है कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि मुझे किसी बच्चे में एक डिफरेंट करेक्टर चाहिए। मानिए कि एक ब्लू आई है, ठीक है, सॉरी ब्लैक आई है, और ब्लैक आई से मुझे ब्लू आई चाहिए, ठीक है। तो मैं उसमें ब्लू आई वाले जीन डालूंगी, ब्लू वाली आई वाले जीन इंसर्ट करूंगी। अब वो जो इंसर्ट हुआ जीन, वो इंसर्ट करने का जो प्रोसीजर, उसके बाद वो ब्लू आई वाला जो बच्चा बना, वो मेरे किस में आएगा? बायोटेक्नोलॉजी में आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं, और भी सारे कुछ डेयरी प्रोडक्ट, सॉरी, जो आपके ये डेयरी प्रोडक्ट नहीं, बहुत सारी जो प्लांट से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, उसमें भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि ऐसे प्लांट्स को उगाते हैं, जैसे बहुत सारे प्लांट्स में क्या होता है, कीड़े लग जाते हैं या कुछ और प्रॉब्लम होती है, तो हम उसके जीन में चेंज करते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें उसमें डालते हैं कि कीड़े आए ही ना, कीड़े लगे ही ना उस पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? बायोटेक्नोलॉजी में इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे, और अभी आगे का दूसरी यूनिट में बताती हूँ। ओके फ्रेंड्स, अभी तक हमने अपनी 4 यूनिट पढ़ चुकी है। अब जो 5वीं यूनिट है वो क्या है? हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। कोशिका से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे वो आपके नीट का एग्जाम हो, चाहे आपका खुद का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। जैसे कि रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये मत भूलिएगा। और बायोमोलिक्यूल्स ऑल्सो। अब जैसे कि हम इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल में हम क्या पढ़ेंगे? कोशिका पढ़ेंगे। कोशिका में मीन्स कोशिका क्या होती है, ठीक है, इसके किसने इसकी खोज की, क्या इसके कौन सी इसमें बुक लिखी गई? जैसे कि बुक का नाम बहुत आता है कि ये बुक किसने लिखी, माइक्रोग्राफी एक बुक के बारे में बहुत आता है। किसने इसकी खोज की, जैसे रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की, तो वो सब चीजें बहुत पूछी जाती हैं। कौन से सेल ऑर्गेनेली क्या काम करते हैं, कौन से सेल ऑर्गेनेली प्लांट में होते हैं, कौन से एनिमल में होते हैं, क्या काम होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, लाइसोसोम, ये सारी चीजें इसमें बहुत पूछी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा आता है बायोमोलिक्यूल्स इसमें पढ़ने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं सबसे इसके बाद सेल के बाद सेल साइकिल, मतलब किस तरीके से सेल साइकिल और सेल डिवीजन होता है, मतलब कैसे कोशिका हमारी विभाजित होती है, उसमें कौन कौन सी फेजेस आती है, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, लाइक दैट, टीलोफेज। तो ये सारी फेजेस कैसे काम करती हैं, चारों फेजेस में क्या होता है, कैसे हमारा फेज के बाद में एक कोशिका से 2 कोशिका या 4 कोशिका डेवलप होती हैं, मीन्स की कौन से डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे?
स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल में ऑल्सो बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या हमारे वो मॉलिक्यूल जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिले होते हैं, लाइक दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारे हम कहाँ पढ़ेंगे, फैटी एसिड, ये सारी चीजें हम, विटामिन वगैरह, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी 6th यूनिट आती है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। मीन्स की हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए बायोलॉजी क्यों मतलब आवश्यक है, क्या हमारे लिए ऐसा बायोलॉजी हमारे लिए कितना अच्छा, ऐसे क्या अच्छा काम करती है जिसकी वजह से हमारे लिए बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ डिजीज। ह्यूमन हेल्थ डिजीज में हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारी आम बीमारी है, जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, एड्स हो गया, लाइक दैट, ये सारी जो डिजीज है ये हम कहाँ पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ डिजीज में। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना होगा, इसमें हमें ये पढ़ना होगा कि देखिए, जैसे कि बायोलॉजी का हम यूज कैसे करते हैं। अब मुझे मछली पालन पे काम करना है, ठीक है, तो ये मछली पालन किस में आ रहा है, इस चैप्टर में आ रहा है, स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड। ठीक है, कैसे हम मछली को पालेंगे, कैसे उनको बचा सकते हैं, कैसे उनको हम बेच सकते हैं, कैसे उसको हम 1 से 2 दिन तक चला सकते हैं, ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे, इसके दूसरे यूनिट में, एनहांसमेंट इन फूड में। ठीक है, नेक्स्ट आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब वो जो छोटे छोटे बैक्टीरिया, फंगाई, ये सब चीजें हमें कैसे, जो चीजें हमें नहीं दिखाई दे रही, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन फिर भी वो कुछ सारे तो बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत, आप लोग तो बोलोगे बैक्टीरिया तो बहुत नुकसानदायक होते हैं, लेकिन सभी नहीं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं। जैसे कि वो दही जमती है, कैसे जमती है, ठीक है, अभी बहुत सारे फर्मेंटेशन होता है, जैसे कि अगर आप देखें सिरका, ठीक है, कितना फायदेमंद है, वो सारी चीजें कैसे बनी, वो बैक्टीरिया के थ्रू तो बनी। तो बैक्टीरिया हर आदमी एक जैसा नहीं होता ना, वैसे भी हर बैक्टीरिया एक जैसा नहीं होता, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, हमारे खुद की बॉडी में भी इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम बता दें कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हम जो छोटे छोटे से बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं ना, वो हमारे लिए कैसे ह्यूमन बींग्स के लिए लाभदायक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हम पूरा टेक्सोनोमी का भी क्लासिफिकेशन, मतलब कि जो एनिमल किंगडम है, ये सारी चीजें और किस तरीके से जो डाइवर्सिटी हुई है, कैसे इंसान कहाँ से और कैसे हम सब उत्पत्ति हुई, वो सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। साथ में हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर जो कोई भी एक यूनिट कंडक्ट नहीं करता, इसमें पूरा हम एनिमल्स के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और स्पेशली चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कोई गलती होती है तो भी आप लिखिएगा, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक मैं अपनी गलती सुधारूंगी नहीं। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू।